हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म एंड पॉलिटिक्स, संघवाद और उसकी राजनीति। संघवाद का गहरा करने के बजाय चुनावी राजनीति सच्चे संघवाद के लिए राजनीतिक आम सहमत तक पहुंचाने में भारी बाधाएं खड़ी की है। जो संघवाद है वो अपने को बहुत अधिक शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में बहुत बड़ी राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं। वर्ष 2014 के बाद राजनीतिक केंद्रीकरण ने भारत में असमान संघवाद को आगे बढ़ाया है। भारतीय जो राजनीति है उसमें संघवाद का बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन 2014 के बाद केंद्र जो है ज़्यादा सशक्त हो गया है, जिससे कि राज्यों संघवाद को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। जैसे राज्यों ने जीएसटी के बाद राजस्व उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो दी है। राज्यों का खर्च भी संघ की केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अलग है। इसमें बताया गया है कि 30 जून 2017 को लागू जीएसटी के बाद जो है वो राज्यों ने अपनी इनकम आय के स्रोत खो दिए हैं, जिससे उनकी जो योजनाएं चलती हैं उनके लिए धन जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिर्फ 5 साल तक राज्यों को जीएसटी नुकसान का मुआवजे का प्रावधान है, किंतु केंद्र सरकार इस दायित्व की अवहेलना कर रही है। जैसा कि इसमें बताया गया था कि 5 साल तक हम राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देंगे, लेकिन इधर 2021 में कोरोना ही आ गया, इसलिए केंद्र सरकार उसको भी देने में आनाकानी कर रही है। यह अवधि 2021-22 में समाप्त हो रही है, जिसके बाद केंद्र मुआवजा देने में बड़ी दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, इसकी अवधि जो है 21-22 में समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद केंद्र इनको फंड देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। इसलिए राज्यों पर विशेष संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे राज्यों में गंभीर वित्तीय तनाव पैदा होगा। अब अप्रत्यक्ष कर के कारण राज्य राजस्व नहीं बढ़ा सकते। पिछले एक दशक में राज्य का राजस्व सकल घरेलू उत्पाद में 6% पर स्थिर है। तो पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं जैसा कि राज्यों का जो है राजस्व 6% पर स्थिर है। ये बिजली, पेट्रोल, शराब से अपनी जो है आय प्राप्त करते हैं। जो राजस्व है वो बिजली, पेट्रोल, शराब से रह गई है। 131 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिसमें कि 131 जो है केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं भारत में, जिसमें कि 40-60 का एवरेज रहता है। चाहे जो भी योजना हो केंद्र प्रायोजित, उसमें भी 40% राज्य को देना रहता है, 60% केंद्र को। तो इनसे जो है केंद्र की मनमानी योजनाएं चलाए जाने से राज्यों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता है। राज्यों को लागत साझा करनी पड़ती है इसमें जो योजनाएं चलती हैं केंद्र की। केंद्र को छूट देनी चाहिए कि राज्यों की नई योजनाएं अपनी स्थानीय समस्याओं को देखकर बेहतर ढंग से चलानी चाहिए। तो इसमें केंद्र सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश में हर अलग अलग राज्यों में जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको देखकर उस हिसाब की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। कहीं पे किस प्रकार की सड़कें बननी हैं, डैम बनने हैं, पुल बनने हैं, और कहाँ पे अधिक भुखमरी, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। जैसे सरकार तो यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज देती है, तो सभी जिले के एक ही, लेकिन कहूँ कहीं बहुत ज़्यादा बीमारियाँ
किन्हीं राज्यों में है तो वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए राज्यों के हिसाब से केंद्र को जो है योजनाएं चलानी चाहिए, ना कि केंद्र के हिसाब से राज्यों को योजनाएं। ये तो राज्यों के ऊपर थोप दिया जाता है और राज्य फिर उसे ढोते हैं। तो ये एक जो हमारा संघवाद है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, जिससे बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपनी योजनाएं कम करके राज्य प्रायोजित योजनाएं स्टार्ट करें, जिससे कि हमारी जो है स्थानीय समस्याओं का हल बेहतर ढंग से हो सके। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारतीय कृषि कितने अरब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है? ये आपको बताना है। और हमसे कल वीडियो में 130 अरब निकल गया था, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। वो है 1.3 अरब या 130 करोड़ वहाँ पे होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।